शुभ प्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपका व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में समझाया था। इसमें मैंने आपको व्याकरण के अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में समझाया। उसके बाद जो हमारी वर्णमाला के जो 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन, मैं एक बार दोबारा से दोहराती हूँ। स्वर क्या होते हैं? ये वे आवाज़ें होती हैं जिनके लिए हमें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उच्चारण में कोई भी रुकावट नहीं आती है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन ऐसे आवाज़ें या ऐसे वर्ण होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण नहीं होता है और इनके उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी या तो हम जो वर्ण है आ स्वर का प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ उसे पूरा करने के लिए, या फिर मात्राओं के रूप में हम स्वरों का प्रयोग करते हैं। यानी कि व्यंजन के उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमारा ये जो मुख है उसकी संरचना बताई थी। जो आवाज़ है हमारे 5 जो रुकावटें होती है वहाँ से होती हुई आती है, उसी के हिसाब से हमारे वर्णों का जो व्यंजन है उसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्वर के भेद बताए थे कि स्वर के 3 भेद हैं और स्वर कितने हैं कुल 11, व्यंजन कितने हैं 33। अगला मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन जो 4 है, अयोगवह बताए थे आपको, विशेष वर्ण बताए थे और कुल वर्ण बताए थे। हमारी जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण कितने हैं 52। आगे मैं आपको इस पाठ से आगे बताना चाह रही हूँ। पहला शुरुआत में कर रही हूँ आगत ध्वनियाँ, यानी ऐसी ध्वनियाँ जो विदेशी भाषा के शब्दों में प्रयोग की जाती है। जैसे अंग्रेज़ी के शब्दों के प्रयोग में हम डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, इसमें हम ओ यानी कि अर्धचांद का प्रयोग करते हैं, जो कि किससे आया है? अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग के लिए हम इस ध्वनि का प्रयोग करते हैं। वैसे ही जा के नीचे नुक्ता और फा के नीचे नुक्ता जो हम लगाते हैं, इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ पे इन ध्वनियों का आगत मतलब आने वाली, दूसरी भाषा से आने वाली, इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको स्वरों के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में, यानी कि स्वर जैसे हैं उसी रूप में जब हम इनका प्रयोग करते हैं, और उनका मात्रा के रूप में, यानी मात्रा के रूप में जब इनका प्रयोग करते हैं व्यंजनों के साथ, तब वो कैसे लगते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है। पहला है आ, ओ, आम, औजार। और मात्रा के रूप में आप देख रहे हैं, अगर मैं आ का मात्रा का प्रयोग करती हूँ तो मैं खड़ी पाई का प्रयोग कर रही हूँ। ना के साथ मैंने आ लगाया है, नाक। ओ जो मेरा औ है, ना के साथ मैंने औ लगाया, नौकर। तो आपने देखा यहाँ पे खड़ी पाई के ऊपर 2 मात्रा हैं। अब मैं आपको जो विभिन्न मात्रा है उसे विस्तार पूर्वक समझाने जा रही हूँ। मात्राएं, वैसे तो स्वर हमारे संख्या में 11 होते हैं, परंतु मात्राएं जो हैं हमारी सिर्फ 10 होती हैं। यानी कि जो हमारा पहला स्वर है आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ के लिए मैंने कोई भी मात्रा नहीं ली है। जब भी हम किसी भी व्यंजन के साथ आ लगाते हैं तो पहले तो सारे व्यंजन के नीचे हलंत होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने सबके नीचे हलंत लगाया। उसके बाद जब हम इसके साथ आ को जोड़ते हैं, ये क यानी पूर्ण का बन गया है। और जब हम इसका मात्रा के रूप में, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो मैं का को का की तरह ही लिखूंगी, कलम, कलम। इसके बाद दीर्घ आ की मात्रा है खड़ी पाई। का के साथ मैंने दीर्घ आ लगाया है, का के साथ आ की मात्रा खड़ी पाई, काला। उसके बाद हर्षई, हर्षई में ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हर्षई और दीर्घई में। हर्षई में जो मात्रा है वो आपकी बाईं तरफ से होकर ऊपर जाती है और दीर्घई में आपकी दाईं तरफ से। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी इसमें गलतियाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे का के साथ मैंने हर्षई लगा के दिखाया है, यहाँ पे खड़ी पाई और उसके ऊपर ऐसे घुमाव है की। फिर है इसका शब्द में प्रयोग हम करें इस मात्रा का, किताब। जब भी हम हर्षई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हम इसकी जो साउंड है वो बहुत देर तक नहीं निकलती है, किताब।
उसके बाद दीर्घ ई है। जब हम दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं तो मात्रा दाईं तरफ लगती है किसी भी व्यंजन के, जैसे का पे दीर्घ ई कीमत। उसके बाद हर्षऊ में भी छोटा ऊ जिसे हम बोलते हैं कई बार, इसमें जो मात्रा है वो बाईं तरफ जा रही है और दीर्घ ऊ में दाईं तरफ। आप ध्यान दे दीजिए, छोटी ई में बिल्कुल वैसा है, हमारा जो अक्षर है वो बाईं तरफ से आ रहा है हर्ष ई में, और हर्ष ऊ में भी बाईं तरफ जा रहा है। दीर्घ ई में दाईं तरफ और दीर्घ ऊ में दाईं तरफ की तरफ घुमाव है। तो क के साथ जब दीर्घ हर्ष ऊ लगाएंगे तो मात्रा इस तरह से लगेगी जैसे कुल। अगला है का पे जब दीर्घ ऊ लगाएंगे कूल। ये दोनों ही आपको एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इनकी आवाज़ों में, उच्चारण और अर्थ में दोनों में अंतर है। कुल मतलब कुल संख्या या टोटल कितनी चीज़ें हैं, कूल मतलब किनारा। उसके बाद ये री है। री को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। कई बच्चे इसके उच्चारण में गलतियां करते हैं कि री होती है इसकी आवाज़, जबकि वो र पढ़ते हैं। का के नीचे के साथ जब हम री लगाएंगे तो इस तरह से नीचे इसकी मात्रा लगती है। का के नीचे री और श। अधिकतर री की जो मात्रा है ये संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है, कृष। मैं एक और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब हम हा के साथ री का प्रयोग करते हैं तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हा बनाया और री को ऐसे घुमाएंगे यानी उसके अंदर, तो इस तरह से री आपको दिखाई दे रहा होगा। तो री का प्रयोग हा के साथ। फिर है एक के साथ एक मात्रा ऊपर की तरफ केवल। आप अगर मात्राओं को उच्चारण के साथ सीखेंगे तो आप कभी भी वर्तनी में गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए मात्राओं को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर है अय, का पे अय कैसा। फिर ओ, का पे ओ, यहाँ पे देखिए एक खड़ी पाई और एक मात्रा कोमल, और औ का एक खड़ी पाई और दो मात्राएं कौशल। तो देखिए यहाँ पे हर वर्ण का, हर मात्रा का मैंने उच्चारण सहित आपको समझाया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, कोई भी स्वर अब और किसी दूसरे स्वर की मात्रा के साथ कभी भी प्रयोग नहीं होता है। हम हमेशा स्वरों की मात्राओं का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हम जैसे यहाँ पे ऊ लिखें, अगर हम ऊ लिखते हैं और इसके साथ हम एक ही मात्रा लगा दें, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी स्वरों की मात्रा के साथ प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के साथ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क व्यंजन के साथ इसका प्रयोग दिखाया। अब मैं आपका स्वर में ही एक र है, र व्यंजन के साथ थोड़ा सा ऊ की मात्रा, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है। कई बच्चे देखिए इस तरह से रा के नीचे ऊ की मात्रा लगाते हैं, वैसे तो ऊ की मात्रा नीचे लगती है, परंतु ये नियम रा व्यंजन के पर निर्धारित नहीं होता है। रा के साथ अगर आप हर्ष ऊ लगाएंगे तो इस तरह से ये गोलाई जैसे पूंछ की तरह ऐसे निकली रहेगी, और रा के साथ जब दीर्घ ऊ बनाते हैं तो इस तरह से ये घुमाव देकर यहाँ पे गांठ बनती है और फिर वो घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, रुचि, रूप, यानी हम इसमें खींचते हैं, खींच नहीं रहे, रुचि, और ये रूप। तो अगर आप उच्चारण के साथ मात्राओं का प्रयोग करेंगे तो आपसे कभी गलतियां नहीं होगी। अगली कक्षा में मैं आपको व्यंजन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।